मिनी रॉकेट कार। चमनपुर नाम का एक गांव रहता है जहां पर सभी लोग बड़े ही खुश होते हैं। उसी गांव में सुंदर अपने बेटे सोनू के साथ रहता है। सोनू एक बहुत ही होशियार और चालाक लड़का होता है। वो छोटे से ही उम्र से अजीब अजीब कारनामे करके दिखाता है। एक दिन उस गांव में एक जादूगर आता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठता है। उसे देखकर सुंदर पूछता है, महाराज, आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं बहुत दूर से आया हूँ बेटा, और आप सभी गांव वालों की भलाई के लिए ही इस गांव में आया हूँ। सुंदर उसकी बात सुनकर उस महाराज को अपने घर लेकर जाता है। लेकिन वो महाराज कोई महाराज नहीं होता, वो एक स्मगलर रहता है और पुलिस से छुपने के लिए उस गांव में महाराज बनकर आता है और लोगों को अपने काबू में करने के लिए वो अलग अलग जादू दिखाने लगता है। वो कभी जादू से सोने की अंगूठी तो कभी सोने की चैन निकालने लगता है। ये सब देखकर लोग भी उसके झांसे में आते हैं और उस महाराज की पूजा करने लगते हैं। उस महाराज ने एक आदमी भी अपने साथ रखा था जो गांव में घूमकर हर आदमी की परेशानी की खबर उसको देता था, जिसका फायदा वो महाराज उन लोगों का भविष्य बताने में करता था, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास और भी महाराज पर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा करके वो महाराज बड़ा खुश होता है कि वो लोगों को बेवकूफ बनाकर गांव में रह सकता है और अपना स्मगलिंग का काम भी वो चालू रख सकता है। वो एक मंदिर को अपना ठिकाना बनाता है और वहीं पर अपना स्मगलिंग किया हुआ सोना या कोई भी चीजें रखने लगता है। इधर सुंदर अपने बेटे से एक दिन कहता है, अरे बेटा सोनू, गांव के महाराज आज फिर से जादू से सोना निकालने वाले हैं। अरे नहीं पप्पा, ऐसे अगर कोई भी जादू से सोना निकालने लगे तो हमारे देश में कोई भी गरीब नहीं बचता, सब अमीर हो जाते ना। अरे बेटा, ऐसे महान आदमी के बारे में ऐसा नहीं कहते। लेकिन पप्पा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप मेरा यकीन कीजिए। वो महाराज महाराज नहीं, ढोंगी बाबा है। लेकिन सोनू के पिताजी उसकी एक बात भी नहीं सुनते और ना ही गांव का कोई आदमी उसकी बात सुनता है और महाराज के गुणगान गाता ही रहता है। ये देखकर सोनू कहता है, लगता है ऐसे ये महाराज नहीं सुधरेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सोनू दिवाली का ढेर सारा बारूद इकट्ठा करता है और उस बारूद से कई सारे रॉकेट वो बनाता है। उसके पास खेलने वाली एक मिनी कार होती है। उस कार के चक्के निकालकर उसकी जगह पर वो रॉकेट्स लगा देता है और जरूरत के वक्त के लिए उस मिनी रॉकेट को वो तैयार करता है। एक दिन जब मिनी रॉकेट काम कर रही है या नहीं ये चेक करने के लिए वो रॉकेट में एक कैमरा लगाता है और उसकी ट्रायल लेता है। तब वो महाराज के ठिकाने के ऊपर से उड़ाकर एक नजर डालता है। लेकिन ट्रायल लेते लेते उसे पता चलता है कि वो महाराज कोई महाराज नहीं बल्कि एक स्मगलर है। लेकिन नीचे उतरकर वो किसी को भी उस बारे में बताने से पहले ये सोचता है कि उसकी बातों का कौन विश्वास करेगा। इसलिए वो एक दिन जब सारे गांव के लोग महाराज के दर्शन के लिए मंदिर में बैठे होते हैं तो वो एक तरफ से अपनी मिनी रॉकेट कार के रॉकेट्स को जलाकर महाराज पर छोड़ता है। और जैसे ही महाराज उस मिनी रॉकेट कार को अपनी तरफ आते देखता है वो डर के मारे जगह से उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है उसके अगल बगल से शरीर में छुपाए हुए सोने के गहने नीचे गिरने लगते हैं। तब ये सब देखकर लोग बड़े परेशान होते हैं और सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। और तभी सोनू कहता है, सुनो गाँव वालों, आप जिसे महाराज समझ रहे हैं ये कोई महाराज नहीं है बल्कि एक जाना माना स्मगलर है जो पुलिस से छुपता फिरता है और बचने के लिए हमारे गांव में भेष बदल कर आया है और नए नए जादू दिखाकर आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सोनू ऐसा कहता ही रहता है कि पुलिस उस मंदिर में आती है और उसे पकड़ लेती है। पुलिस सोनू से कहती है, वाह वाह, बहुत अच्छे बेटा, आज तुम्हारी होशियारी की वजह से ये इतना बड़ा स्मगलर पकड़ में आ गया। ऐसा कहकर सभी गांव वाले सोनू की बहुत वाहवाही करते हैं और सोनू को उचित इनाम देते हैं। जादुई मटका चोर। पुराने जमाने की बात है। एक जंगल में एक खंडहर था। उस खंडहर में एक मटका था। वो मटका कोई आम मटका नहीं था बल्कि जादुई था। उस मटके के अंदर जो कोई भी चीज डालोगे वो मटका उसे दुगनी कर देता था। लेकिन उस मटके के बारे में लोगों को सिर्फ पता रहता है, आज तक किसी को वो मिलता नहीं। जमाना बीत जाता है और आज के जमाने के दो दोस्त नीरज और हरीश ऐसे ही कुछ काम से जंगल से जाते रहते हैं कि अचानक उन्हें जमीन में आधा गड़ा हुआ एक मटका मिलता है। वो दोनों उस मटके को बाहर निकालते हैं। हरीश कहता है, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा।
मतलब क्या है तुम्हारा हरीश? अरे यही, देख इस मटके को, खाली है ये, कुछ रहता इसमें तो मजा आता ना, ये तो बेकार है, फेंक दो इसे। अरे नहीं नहीं, रहने दो, पानी वानी पीने के काम आ जाएगा। ऐसा कहकर नीरज उस मटके को अपने पास रखता है और वो दोनों काम करके वापस रात को घर आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन नीरज की नजर उस मटके पर पड़ती है। वो उसे उठाकर देखता ही रहता है। तभी किसी काम से वो उस मटके को बाजू में रखता है कि अचानक उस मटके में नीरज के हाथ से एक प्याज गिर जाता है। नीरज जैसे ही उस मटके में हाथ डालता है तो एक की जगह 2 प्याज निकलते हैं। ये देखकर वो बहुत चौंक जाता है और क्या हो रहा है ये देखने के लिए उस मटके में वो दूसरी एक चीज डालता है तो वो भी डबल हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो मटका कोई जादुई मटका है। वो बहुत खुश होता है और कहता है, अरे वाह, मुझे जादुई मटका मिल गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे कहकर वो उस मटके में सोना डालता है और सोने को भी डबल करता है। ऐसा करते करते वो कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाता है और साथ साथ वो गरीबों की भी मदद करने लगता है। लेकिन इधर उसका दोस्त हरीश ये देखकर बहुत परेशान होता है कि नीरज इतने जल्दी ऐसे कैसे अमीर हो गया। ये देखने के लिए वो एक दिन चुपके से नीरज के घर जाकर खिड़की से देखता है। वो देखता है कि नीरज मटके में सोना डालकर उसे दुगना कर रहा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि नीरज अमीर कैसे बन गया। वो चुपके से रात में नीरज का जादुई मटका चुरा लेता है और अपने पास लेकर आता है। उसमें वो कुछ सोना डालता है, लेकिन वो देखता है कि वो सब सोना कोयला बन गया है। ये देखकर वो बहुत परेशान होता है। अरे ये क्या, ये तो कोयला बन गया, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। ऐसा करते करते वो सारा सोना उस मटके में डालकर देखता है, लेकिन सारा सोना कोयला ही बन जाता है। अरे ये क्या, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सारा सोना इस मटके ने कोयला बना डाला, अब मैं क्या करूंगा। इधर नीरज मटका गायब होने से परेशान हुआ रहता है और हरीश के पास आता है। देखता है तो हरीश के पास ही वो मटका होता है, लेकिन वो मटके के पास बैठकर रोता रहता है। नीरज उसे पूछता है, अरे हरीश, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहा है? अरे तेरे इस जादुई मटके ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा यार, मेरा सारा सोना कोयला बना डाला इस मटके ने। अरे दोस्त, ये मटका जैसे तूने सोचा वैसा नहीं है, इस मटके के कुछ नियम है। ऐसा कहकर नीरज हरीश को उस मटके के नियम बताता है और फिर से हरीश मटके का उपयोग करके सोना डबल करने लगता है और बताए हुए नियमों के तहत कुछ सोना या पैसे वो दान करने लगता है। इस तरह वो अमीर बन जाता है। लेकिन कुछ दिन होने के बाद हरीश फिर से लालची होकर सोचने लगता है, अरे इतने मेहनत से मैंने कई गरीब लोगों में सोना और रुपए बांटे हैं, अब क्या जिंदगी भर ऐसे ही थोड़े करते रहूंगा? बहुत हो गया, अब मैं कोई रुपया पैसा नहीं दूंगा गरीबों को। ऐसा कहकर हरीश उस मटके को अपने पास ही रखता है और दुगना किया हुआ कोई भी चीज गरीबों में बांटना बंद कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसका सब कुछ कोयला बन चुका है। यह सुनकर नीरज फिर से हरीश के पास आता है और कहता है, अरे हरीश, मैंने तुझे पहले ही कहा था, यह मटका मन का लालच भांप लेता है, तूने लालच किया इसलिए तेरा ये हाल हो गया। अब तू जिंदगी में फिर कभी इस मटके का उपयोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि तूने 2 बार इस मटके को लालच दिखाया है। यह मटका सिर्फ एक बार ही लालच की गलती माफ करता है। इस तरह हरीश अपने किए पर पछताता है और नीरज उस मटके को लेकर चला जाता है और वो गरीबों में दान करके हर दिन अमीर होता जाता है। अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन वेल। भिवापुर नाम के एक गांव में परेश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती और हिम्मत वाला था। कोई भी मुसीबत उस पर या उसके गांव पर आए तो वो उसका डटकर सामना करता था। एक साल ऐसे ही गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। गांव के सारे नदी, नाले और कुएं सूख जाते हैं और बारिश भी नहीं होती, जिस वजह से गांव के सारे खेतों की फसल धीरे धीरे मर जाती है। पूरे गांव में डर का माहौल होता है। लोग परेशान होते हैं कि क्या करें।
तभी गांव का सरपंच एक सभा बुलाता है और कहता है, गांव वालों, इस बार का जो अकाल पड़ा है वो सबके लिए मुसीबत लाया है। गांव में पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं। अब आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इस गांव को छोड़कर जाने वाला हूँ। सरपंच की यह बातें सुनकर परेश कहता है, लेकिन सरपंच जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ही इस गांव में नहीं रहेंगे तो बाकी क्या करेंगे? अरे बेटा, जिंदा रहेंगे तो इस गांव में रह सकेंगे ना, और जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा सरपंच जी। ऐसे मुसीबत से भागना ठीक नहीं। अरे बेटा, इतने सालों से कुछ नहीं हो सका तो अब क्या होगा? आप मुझ पर भरोसा कीजिए सरपंच जी, और कुछ एक हफ्ते के लिए गांव में रुक जाइए। मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। सभी गांव के लोग परेश पर भरोसा करते हैं और सरपंच भी गांव में एक हफ्ते के लिए रुक जाता है। परेश सोचता है कि अगर कुएं को ज्यादा गहरा खोदा जाए तो शायद पानी मिले। वो खोदने लगता है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। वो गांव के बाहर वाली नदी में भी जाता है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। वो गांव में हर संभव चीज जहां पानी की उम्मीद है वहां खोजता है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। आखिर में वो परेशान होकर घुटनों के बल आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है, हे भगवान, ऐसी कौन सी गलती की है हमने जो तुम सजा दे रहे हो? तुम्हारे सामने भगवान, ये लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। दया करो भगवान, कुछ तो दया करो। ऐसा कहकर परेश रोने लगता है। तभी आसमान से आकाशवाणी होने लगती है, निराश मत हो बेटा, मैं सब देख रहा हूं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान, आप हो? देखो भगवान, ये सब क्या हो गया है गांव को? हाँ बेटा, मुझे दिख रहा है। अब मेरी बात गौर से सुनो। जी भगवान, बोलिए। कल सुबह से तुम गांव के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाना शुरू करो और तब तक घूमते रहो जब तक तुम्हारी छाव तुम्हें दिखाई नहीं देगी। मतलब सूरज बिल्कुल तुम्हारे सर पर होगा। ठीक उसी जगह पर तुम खोदना शुरू करो। तुम्हारे गांव की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। परेश वैसा ही करता है जैसे आकाशवाणी होती है। वो गांव के चारों ओर से गोल गोल घूमना शुरू करता है और जैसे ही उसकी छाव उसे दिखना बंद होती है, वो उस जगह पर खोदना शुरू करता है। खोदते खोदते वो एक सुरंग बना लेता है और थोड़ी ही देर में उसे एक अंडरग्राउंड में सोने का कुआं मिलता है। परेश उसे देखता है और कहता है, अरे, ये तो कोई सोने का कुआं है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। हमें सोना नहीं, पानी चाहिए। कौन देगा हमें पानी? मैं दूंगा पानी तुम्हें परेश। कौन बोला? कौन है? सामने आओ। अरे तुम्हारे सामने ही हूं मैं कुआं बोल रहा हूं। हैं? कुआं भी कभी बोलता है क्या? अरे मैं कोई ऐसा वैसा कुआं नहीं हूं, जादुई हूं। ओ, तो तुम्हें भगवान ने यहाँ रखा है हमारी मदद के लिए। गांव वालों के पास एक बूंद भी पीने का पानी नहीं है। तुम कुछ तो करो। तुम गांव में वापस जाओ बेटा। थोड़ी देर में ही वहां पे बारिश हो जाएगी और सारे कुएं पानी से भर जाएंगे। और जब कभी तुम्हें जरूरत होगी तो मेरे पास आना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तथास्तु। परेश वहां से जल्दी से गांव वापस जाता है और उसके पहुंचते ही गांव में जोरों की बारिश होती है और गांव के सारे नदी, नाले और कुएं पानी से भर जाते हैं। सारे लोग खुश हो जाते हैं और खूब पानी में भीगने लगते हैं।
कुछ ही दिनों में उनका गांव हरे भरे खेतों से लहराने लगता है और सारे लोग वापस खुशी से रहने लगते हैं।